कल आई निचले स्तरों से शानदार रिकवरी, आज दुनिया भर के बाजारों से फिर से है मिले जुले हल्की सुस्ती के हैं संकेत। गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में, बड़ा एक्शन वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले का। रेंज से बाहर निकलेंगे या अटके रहेंगे? बैंक निफ्टी रिकवर होगा या रहेगा कमजोर? निफ्टी क्या कुछ नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेगा या फिर रहेगा सुस्त? ढेर सारे सवाल है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी जबरदस्त। आइए इसी पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइन में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। वैसे तो मिडवीक सेशन होता है वेडनेसडे को एलजी, बट इस बार हमें 2 मिडवीक सेशन मिडवीक ही है। मेरे लिए तो मिडवीक ही है। आपके लिए मिडवीक? नहीं, मेरा तो कल होगा मिडवीक, सॉरी गुरुवार, क्योंकि मंडे तो मैंने काम नहीं किया था। अरे हाँ। सो मेरे लिए तो गुरुवार कल मिडवीक सेशन है। दीप हमारे लिए 2 है। क्योंकि वैसे आप आज ही मान के चलिए मिडवीक सेशन आपके लिए आज ही ठीक है, क्योंकि शनिवार को आप होंगे, मैं भी होऊंगा, हम शो भी करेंगे और नॉर्मल दिन की तरह करेंगे। सुबह एग्जैक्टली 7 बजे से हमारा शो शुरू हो जाएगा और 12:30 तक चलेगा। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि दीप के लिए आज ही मिडवीक सेशन है, वो इसलिए कि दीप उस दिन फिजिकली तो प्रेजेंट होंगे, उनके शरीर होगा स्टूडियो में, ऑफिस में, लेकिन शनिवार के दिन उनकी आत्मा ये तो सही कहीं और होगी। मतलब मार्केट खुला तो करना ही है, बस करना ही है, वाला। बिल्कुल। ओके, लेकिन चलिए जो भी हो, मजा आएगा। एक दिन सैटरडे को भी करेंगे, देखते कि क्या फीलिंग आती है। हाँ, क्या कैसी मार्केट खोलने की। बिल्कुल। लेकिन तो उसका इंतजार है, बट आज के लिए बताइए सर, कुछ ट्रिगर्स, बड़ी बातें क्या? बिल्कुल, ट्रिगर्स सारी बड़ी बातें जो हैं दीप आज की, वो सारी छोटी छोटी हैं। बड़ी बातों में कुछ भी बड़ा नहीं है। लेकिन ये आपके लिए सबसे पहले डाउ, लगभग 100 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है डाउ में, और 200 अंकों की रेंज रही। नीचे से देखेंगे तो 100 अंक ऊपर, और क्लोजिंग से और ऊपर से देखेंगे तो 100 अंक नीचे। ये डाउ का पूरे दिन का हाल। नेस्डेक 60 अंक चढ़ा, लेकिन इंपॉर्टेंट 60 अंक का नहीं है, डे हाई के आसपास बंद हुआ। S&P 500 भी डे हाई के आसपास बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स 9 दिन से लगातार गिरने के बाद थोड़ा सा रिकवर हुआ, लेकिन वही 104 के नीचे कोई खास बात है नहीं। वोडा आइडिया ने बड़ा लंबा चौड़ा फंड रेजिंग प्लान आपके सामने रखा है, 45,000 करोड़ रुपए का। देखते हैं आज स्टॉक में किस तरह का एक्शन आता है। और कैश मार्केट में FIs की तरफ से हल्की फुल्की बिकवाली का आंकड़ा लगातार दूसरे दिन आया, लेकिन मंथली एक्सपायरी का वक्त भी है और कुछ ब्लॉक डील्स का एडजस्टमेंट भी, जो हम आपके सामने रखेंगे पूरी तरह से। जी ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन बाजार का। कुछ ज़्यादा बड़ी बातें निकल नहीं रही हैं अनिल जी। रोज़ ही हम देख रहे हैं एक रेंज है, हमारे बाजार की बात करें या फिर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, कुछ ज़्यादा खास एक्शन भी नहीं होता है, रेंज बाउंड कारोबार होता है, थोड़ा आप उतार चढ़ाव देखते हैं। कल भी हम वैसे तो रेंज में ही रहे, बट एंड में थोड़ी रिकवरी के साथ बंद हुए। तो 2-3 चीज़ें समझनी। एक तो ऐसा कब तक चलने वाला है? आज वेडनेसडे एक्सपायरी से पहले वाला, मंथली एक्सपायरी से पहले वाला वेडनेसडे यूजुअली काफ़ी एक्टिव होता है, तो क्या फाइनली आज हम ये ट्रेंड ब्रेक कर सकते हैं? और अदरवाइज भी सर, ये रेंज का जो मूवमेंट आ रहा है, कल थोड़ा डेज हाई पर हम बंद हुए हैं, रिकवरी पिछले लास्ट हाफ एन आवर 1 आवर की अच्छी थी, तो उससे क्या समझ? आजकल आप बड़े बड़े मुश्किल सवाल पूछने लगे। टाइम देता नहीं है मार्केट सोचने के लिए, कुछ और होता ही नहीं। पहला सवाल ये कि कब तक इस तरह से रेंज में फंसे रहेंगे, राइट? तो उस सवाल का जवाब देखिए, डेटा के लिहाज से देखें जी, तो ये है कि आज और कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी का माहौल है। यस। और मंथली एक्सपायरी के पहले डेटा ये सजेस्ट करते हैं कि हम न तो हम 22,300 को पार करने के लिए तैयार हैं, नहीं 22,000 के नीचे जाने के लिए तैयार हैं। यानी कि इसी 300 पॉइंट की रेंज में हमें करना है टाइम पास, राइट? ठीक है। और इसका बड़ा आसान सा जवाब है। सवाल आपका मुश्किल है, लेकिन जवाब आसान है। अच्छा। न 22,000 के नीचे जाना, न 22,300 के ऊपर। ये आसान जवाब कब होता? जब आज बुधवार नहीं होता और कल गुरुवार नहीं होता, और वो भी मंथली एक्सपायरी वाला, तब तो ये बड़ा आसान है और मैं आराम से आपको। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम सब लोग ये मान के चलें कि बाजार रेंज बाउंड ही रहेगा, ये कहीं जाने वाला नहीं है, ये सुस्त है, ऐसा है। वो होता है ना, कई बार आप कॉलेज से भाग के 12 से 3 पिक्चर देखने जाते हैं और आप सोचते हैं कि कभी मैं तो पकड़ में आऊंगा नहीं जी। फिर अचानक से जब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उस दिन पकड़ में आ जाते हैं, फिर आप कोई न कोई देख लेगा, कहीं घर से पता लगेगा, भाई किधर है, पता लगाओ इसका जरा। सही बात है। पता नहीं आपके जमाने में होता था, हमारे जमाने में ऐसा होता था, होता था। अच्छा, पकड़े गए दीपो, ये आज पहली बार पता चला। थोड़ी सी ट्रेनिंग प्रॉपरली लेनी चाहिए। तो कैसे पकड़े गए? कैसे पकड़े गए? वो ध्यान नहीं दिया, थोड़ा केयरलेस हो गया। तो पॉइंट ये है कि जब आप थोड़े से और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि रेंज से बाहर नहीं निकलेंगे, और स्पेशली तब जब आप मंथली एक्सपायरी पे हैं। और आमतौर पर मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में थोड़ी वोलेटिलिटी आप मानकर चलें। Yes, sir. वोलेटिलिटी का मतलब ये नहीं कि खाली नीचे जाए,
उतार चढ़ाव का मतलब उतार भी होता है, चढ़ाव भी होता है। तो आप नीचे उतर भी सकते हैं, ऊपर चढ़ भी सकते हैं। सो आई थिंक अगर ये मंथली एक्सपायरी नहीं होती तो आपके सवाल का बड़ा जवाब आसान था, न हम 22,000 तोड़ेंगे ना 22,300 के पार निकलेंगे। लेकिन एक सरप्राइज आपको आ सकता है दो वजह से, मंथली एक्सपायरी और एक लोगों का और कॉन्फिडेंस की बाजार रेंज बाउंड रहेगा। अब बात इतनी सी है दीप कि ये आज और कल में हो जाता है या मंथली एक्सपायरी खत्म होने के बाद होता है, ये कहना मेरे लिए मुश्किल है। और जब मेरे लिए ये कहना मुश्किल है तो मैं सिर्फ दो चीज़ों पर फोकस कर रहा हूँ। फोकस नंबर 1, जब तक 22,000 के नीचे निफ्टी बंद नहीं होता तब तक मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरा ट्रेंड इंटैक्ट है, तेजी की तरफ है, फर्स्ट क्लास है, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। 22,000 के नीचे बंद होने की संकेत देगा तो मैं सोचूंगा कि मुझे आगे करना क्या है। क्लियर है? तो जब तक 22,000 के ऊपर बंद हो रहा है तब तक अपना मूड माहौल एकदम परफेक्ट है, ठीक है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, ऊपर में अगर 22,300 के ऊपर बंद हो जाता है तो फिर कहना ही क्या, तो भी बहुत अच्छी बात है। 22,000 की क्लोजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? 8 ट्रेडिंग सेशन हो गए, आप 22,000 के ऊपर बंद हो रहे हो 8 सेशन से, यानी कि पिछले हफ्ते के 5, इस हफ्ते के 2 और इससे भी पहले फ्राइडे। तो 8 ट्रेडिंग सेशन से आप जो, ठीक है, 22,000 के ऊपर बंद हो तो 22,000। अब ऊपर में दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट। अगर 22,300 के ऊपर बंद हो जाए तो वाह वाह वाह, कहने क्या, 22,297 का लाइफ आई है, करेक्ट सर, उसके ऊपर बंद हो गए, मजे मजे, तब तो क्लियर कट। लेकिन अगर 22,300 के ऊपर आज बंद ना भी हो तब भी अगर आज की क्लोजिंग आपको 22,225 के आसपास मिल जाए, स्टिल यू आर बेटर। क्यों? क्योंकि 22 फरवरी को अब तक की सबसे बेस्ट क्लोजिंग मिली है, लाइफ हाई क्लोजिंग है 22,217, क्या है 22,217। उसके ऊपर बंद होने पे आप नई लाइफ हाई क्लोजिंग दे रहे हैं। सो अगर इंट्राडे वाला 22,297 को पार करके बंद हो तब तो बहुत ही बढ़िया है। 22,225 भी अगर आज बंद हो गए तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। कल आप 22,300 पार कर लेंगे अगर आज 22,225 बंद हो गया। हाँ 100% एक्सपायरी के दिन 100%। अच्छा, आज 22,225 दिला दीजिए तो भी चलेगा, और 22,300 हो जाए तो मतलब फिर तो ये सोचता था कि कुछ ज़्यादा ही मांग लेता तो ठीक था है ना। सो आई थिंक हम ठीक है। बस बात यही है कि रेंज से बाहर एक ही बार निकलता है मार्केट, रेंज के अंदर 10, 15, 20 मौके देता है, बिल्कुल देता है। तो जब तक रेंज के बाहर न निकले हम स्ट्रेटेजी वही रखेंगे जो डेटा बता रहे हैं कि रेंज बाउंड मार्केट है। ट्रेड ऊपर के रेंज में प्रॉफिट बुक करने का, बेचने का है, नीचे के रेंज में लेने का। जिस समय ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के संकेत आएंगे उस समय हम बोलेंगे थैंक यू जी, चलो अब नई तेजी की तरफ बढ़ते हैं। सो आई थिंक मंथली एक्सपायरी का वक्त है और आमतौर पर सब लोगों ने मान लिया। अच्छा, एक और चीज़ बताऊं आपको, आप सर्वे करवा लीजिए जी, जो मार्केट से रिलेटेड, और हमारे जितने दर्शक हैं वो सब देख रहे हैं, मार्केट से रिलेटेड जितने कॉल्स आते हैं, जितनी खबरें आती है, ये ले लो वो ले लो, और जितने लोगों का इंटरेस्ट है वो पिछले 2 हफ्तों में जबरदस्त तरीके से कम हुआ है। यस, जबरदस्त तरीके से। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन, पिछले हफ्ते के 5 के 5 दिन हमने लाइफ हाई बनाया है, लेकिन इंटरेस्ट ही नहीं लोगों का। अब ऐसा हो गया जैसे किसी को कुछ करना ही नहीं। अच्छा, नहीं करने के पीछे मालूम है कारण क्या बोलते हैं? अरे मार्च आ रहा है ना, मार्च में कौन दिमाग लगाए इतना जैसे मतलब मार्च में अगर पैसा बनेगा तो लेंगे नहीं, ऐसा मार्च का बहाना है। इंटरेस्ट कम हो गया है, और ये इंटरेस्ट कम होना भी अपने आप में एक तरह से ये सेंटिमेंटल करेक्शन है जी। करेक्शन सब तरह के होते हैं, प्राइस वाइज भी होता है, टाइम वाइज। और आज मैं आपको एक नई टर्म दे रहा हूँ, सेंटिमेंटल करेक्शन। ये नया टर्म है जो आज तक कहीं शायद यूज नहीं हुआ है। ये आपका सेंटिमेंट भी तो करेक्ट होना चाहिए, ओवर बुलिश से एकदम आप आ गए लाइन पे कि नहीं भाई ठीक है। सो ये सेंटिमेंटल करेक्शन भी हो रहा है जो मार्केट की सेहत के लिए अच्छा है, उसका भी रोल होगा। हर तरह का करेक्शन चाहिए दीप। प्राइस करेक्शन होता है तो आपके स्टॉक सही लेवल पे आ जाते हैं, टाइम वाइज करेक्शन आता है तो इन्वेस्टर के दिमाग ठिकाने आ जाते हैं, और सेंटिमेंटल करेक्शन होता है तो आपकी ट्रेडिंग पोजीशन और इन्वेस्टमेंट की पोजीशन आपकी लिमिट में आ जाती है। तो ये सेंटिमेंटल करेक्शन हो रहा है पिछले 1.5-2 हफ्ते से बाजार में, और वो भी लाइफ हाई पर, जब हाई पे हाई बन रहे हैं। आज भी देखिए कल जो क्लोजिंग मालूम है क्या है उसका, एक इंपॉर्टेंस बताऊं आपको, कल की क्लोजिंग 3rd बेस्ट क्लोजिंग है, और लाइफ हाई से आप सिर्फ 25 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं, लाइफ टाइम हाई क्लोज। सो कौन सा खराब है मार्केट, राइट? 20 पॉइंट नीचे बंद हुआ, लेकिन सेंटिमेंटल करेक्शन चल रहा है अपना, वो फील नहीं आ रहा है। हाँ, सेंटिमेंटल करेक्शन है। तो ये सेंटिमेंटल करेक्शन भी बाजार की सेहत के लिए अच्छा है। सो मैं पॉजिटिव हूँ, बुलिश हूँ। बायो निफ्स का मार्केट है, रेंज से बाहर निकलेगा तो और बुलिश हो जाएंगे, नहीं तो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। ठीक है, रेंज से बाहर निकलने का इंतजार करना है। सेंटिमेंटल करेक्शन आज बढ़िया है। बात करते नई चीज निकाली है। मैंने खुद ने नहीं सोची लाइफ में कभी, बात करते करते निकल गई। ये तो मतलब
बैठे हैं, चर्चा में चीज़ें निकलती है, इसलिए बोलते थे वो आप दोस्तों के साथ बैठो, गपशप लगाओ तो कई सारी चीज़ें निकलती है जी। तो मैं आपके साथ, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, हमारे दर्शकों के साथ बैठता हूँ तो कुछ न कुछ निकल जाता है इंटरेस्टिंग चीज़। ये मैं नोट कर लिया, बस अगली बार से इस डेटा पर भी आपसे राय लेंगे। अच्छा सर, बाजार की बात निकली, आज एक मीटिंग भी हो रही है सब कमेटी की, निफ्टी के इंडेक्स रिव्यू को लेकर कुछ डिसीजंस वहां पर भी आ सकते हैं, कुछ ऑलरेडी एक्सिस्टिंग क्राइटेरियाज के लिए भी डिसीजन बदलाव कराया, जरा इसके बारे में बताएं, काफी इंटरेस्टिंग है, बाजार का इस बात पर भी नजर बनी हुई कि क्या निकल कर आ सकता है। आज भाई ऐसा है कि एनएससी की एक कमेटी की बैठक है, ये कमेटी इंडेक्स में क्या बदलाव होंगे उसके नियम, कायदे, कानून तय करती है, ठीक है, तो होती रहती है। तब आज क्या खास है, आज खास ये कि मिड कैप शेयरों को, स्मॉल कैप शेयरों को लेकर, ईटीएफ को लेकर, निफ्टी को लेकर इंडेक्स में क्या कुछ, जिस तरह से स्टॉक्स अंदर और बाहर किए जाते हैं उनके क्राइटेरिया में, उनके नियम में क्या कुछ बदलाव किए जाने चाहिए, इस चीज़ पर डिस्कशन होगा। अच्छा, हाँ, इस चीज़ पर नियम, एक तो डिस्कशन किस चीज़ पे होता है कि ये नियम बने हुए हैं, इस नियम के हिसाब से अब ये स्टॉक बाहर आएगा, ये अंदर आ जाएगा, करेक्ट, ये नियमों में, ये क्राइटेरिया में ये फिट होता है। सो भाई ये स्टॉक इंडेक्स में है, फॉर एग्जांपल यूपीएल निफ्टी में है, लेकिन वो यूपीएल और निफ्टी के क्राइटेरिया को पूरा नहीं करा तो ये बाहर निकल जाएगा, कोई दूसरा श्रीराम फाइनेंस घुस जाएगा। ये चीज़ हो गई, ये नॉर्मल मीटिंग हो गई, हर 6 महीने में होती है। थैंक यू वेरी मच। करेक्ट सर, ठीक है, आप में कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़ा आसान सा काम है जो क्राइटेरिया फिर। लेकिन आज की बैठक अहम क्यों है? आज की बैठक में डिसाइड ये नहीं होगा कि कौन अंदर कौन बाहर हो रहा है स्टॉक। आज की बैठक में क्या इनमें अंदर और बाहर करने वाले नियमों में बदलाव करने की जरूरत है, ये बड़ी चीज। और सबसे बड़ा बदलाव क्या जी जो होने की संभावना, जो लोग बातें कर रहे हैं वो ये कि इंडेक्स में आने के लिए, स्पेशली जो बड़े इंडेक्स हैं, ये जरूरी है कि वो स्टॉक एफएनओ में हो। अच्छा, ठीक है। अगर आपको निफ्टी में आना है, आज सबके मन में सवाल, डीमार्ट क्यों नहीं आता जी एफएनओ में? बहुत सालों से, क्योंकि एफएनओ में इसलिए नहीं, सॉरी निफ्टी में क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो एफएनओ में नहीं है। और ये भी माना जाता है कि एफएनओ में आने के लिए, स्टॉक कोई भी एफएनओ में आए, उसमें कंपनी को खुद को लिख के देना पड़ता है एक्सचेंज को। अच्छा। कि हम एफएनओ में शामिल होना चाहते हैं। अच्छा। फिर अगर वो क्राइटेरिया में बैठे नहीं बैठे तो एक्सचेंज की मर्जी है, डालें ना डालें, जब चाहे डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसके एफएनओ के अपने नियम है, कायदे कानून है एक्सचेंज के, उस हिसाब से एक्सचेंज चलता है। लेकिन अगर कंपनी जब तक ना चाहे, एक्सचेंज अपनी मर्जी से किसी स्टॉक को एफएनओ में नहीं डालता, नहीं कर सकता। करेक्ट सर, ये आमतौर पर ये नियम है, और यही वजह कि डीमार्ट अब तक बचा हुआ है। लेकिन अगर एक समझो ये नियम में बदलाव हो जाए कि अगर आपका स्टॉक एफएनओ में नहीं है, क्या तब भी वो निफ्टी का हिस्सा बन सकता है? क्या तभी वो बैंक निफ्टी का हिस्सा बन सकता है? क्या कुछ बड़े आईटी इंडेक्स वगैरह का हिस्सा बन सकता है? और अगर इसका जवाब आज की कमेटी में हाँ में आता है तो फिर क्या पता फिर। अच्छा, प्लस ये है कि क्या इन इंडेक्स में शामिल होने के पहले 6 महीने का क्राइटेरिया ठीक है या उससे ज़्यादा चाहिए? अब अगर ऐसा हो तो एलआईसी सबसे पहले घुसेगा। यस। अगर ऐसा हो तो आपका डीमार्ट निफ्टी में घुसेगा, फिर यूपीएल क्या 1-2 और बार हो जाएंगे। क्या कैश के कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो भारी भरकम मार्केट कैप के साथ बैठे हैं। करेक्ट सर। और जिनमें फ्लोटिंग स्टॉक भी ठीक ठाक है। बिल्कुल राइट। तो ऐसे में ये आज की मीटिंग में बड़ा बदलाव हो सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्या कैश मार्केट के स्टॉक्स में निफ्टी में आ सकते हैं, ये आज पता चलेगा। ये बड़ा बदलाव, ये बड़ा बज़ चल रहा है, और कल इसी बज़ के चलते कई सारे स्टॉक्स में ऊपर नीचे हुआ मामला। ठीक है, बाजार इसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, चलिए, इंटरेस्टिंग है। आज शाम ये फैसला आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए सर, इसका भी इंतजार करेंगे। कुछ और चीज़ों पर भी आपसे राय लें। हाँ, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है दीप, वो है श्रीराम फाइनेंस, जो कल स्टॉक 5% घटा था जी। एक बार 8-9% तक भी नीचे था श्रीराम फाइनेंस, कल घटकर 5% नीचे बंद हुआ। इस पर मैं विशेष टिप्पणी, क्योंकि ये स्टॉक मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहा है। करेक्ट। और इस साल की शुरुआत से मैंने कहा कि अगर किसी एक स्टॉक को लेकर मुझे हमेशा दुख रहा कि जो मैं रिकमेंड करना चाहता था लेट हो गया, हमेशा सोचता था करेक्शन पे रिकमेंड करूंगा, लेकिन कभी ये नीचे आया नहीं। ये श्रीराम फाइनेंस था, और वो उसकी वजह एक ये कि कंपनी की परफॉर्मेंस, ग्रुप, वो तो अपनी जगह ही है, और दूसरा ये कि वो निफ्टी में आने की संभावना भी थी। अब क्या आज की मीटिंग में अगर ये बदलाव हो कि नॉन एफएनओ स्टॉक भी निफ्टी में आ सकते हैं, तो फिर श्रीराम फाइनेंस का नंबर गया राइट। और अगर नॉन एफएनओ स्टॉक नहीं आ सकते हैं तो श्रीराम फाइनेंस का निफ्टी में आना लगभग तय है। अच्छा, तो इसलिए आज इस स्टॉक के लिए मेक और ब्रेक दिन हो सकता है। समझ गया। अब 2 चीजें हैं, अब करना क्या है? 5% कल घट गया, अब क्या करना है? समझो अगर निफ्टी में आ गया तो खरीदना है।
क्या करना है, पक्का लेना है भाई, बढ़िया फर्स्ट क्लास कंपनी है, ये है, क्या दिक्कत क्या है, निफ्टी में आगे लेना ही लेना है। लेकिन अगर नियम बदल जाए, नहीं अब ये निफ्टी में नहीं आएगा, कोई और आएगा, तो तब भी लेना है, लेना तब भी है, तब नीचे। भाई आज एक चीज समझो, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ नहीं बदलता तो ये निफ्टी में आने लायक है ना, इसका मतलब स्टॉक तो मजबूत है, करेक्ट, कंपनी बढ़िया परफॉर्मेंस है, ग्रुप शानदार है, सब कुछ क्राइटेरिया फिट कर रहा है। अब किसी क्राइटेरिया की वजह से निफ्टी में नहीं आ रहा, समझो बदले हुए क्राइटेरिया के साथ, तो क्या हो गया, कंपनी खराब हो गई, बंद हो गई, ताला लग गया, इनके लिए तो कुछ नहीं बदला ना, बिजनेस एज यूजुअल है। क्या बदला है, बदलेगी एक चीज, जो वैल्यूएशन आपको निफ्टी में आने की वजह से मिलते थे थोड़े ज्यादा, वो थोड़े आपके करेक्ट हो जाएंगे। सो अगर 10 से 15% नीचे आ गया, जो एक्सेस वैल्यूएशन आपके निफ्टी के रहे वो करेक्ट हो गए, तो 5-7% कल घट गया, 5-7 और घट जाए निफ्टी में नहीं आने की वजह से, लेने का मौका है। वन ऑफ द बेस्ट एनबीएफसीज अवेलेबल, तो क्यों नहीं लेंगे आप। सो मेरा पॉइंट ये कि निफ्टी में आए तब तो वैसे फिर तो अलग ही टर्न, हाँ, नहीं आया तो नीचे आएगा तब लेना, दोनों केस में लेना है। ठीक है, बहुत क्लैरिटी है, गॉट इट, है ना। सो बड़ा दिन है इसके लिए, लेकिन अब आपके पास 2 ऑप्शन है, पहले लेना है कि बाद में लेना है। ये क्या है, ये आपकी रिस्क है। या तो ये समझो कि अगर आपको लगता है कि नहीं लिया, इंडेक्स में बदलाव नहीं आया और भाग गया, तो क्या, तो फिर 50%। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है 50% मीटिंग के पहले, 50% मीटिंग के बाद वो जगह रखिए। हाँ, और नहीं कि भाई मैं तो कोई दिक्कत नहीं, छूट गया, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे नुकसान देखने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर आप मीटिंग के बाद ही तो ठीक, नहीं तो कोई रिस्क के हिसाब से। ठीक है सर, अंडरस्टूड। और इसीलिए आज मैंने क्लियर कट बाय कॉल देने के बजाय मैंने आपको पूरा सिनेरियो समझा दिया, ताकि आप श्रीराम फाइनेंस में कब कैसे खरीदारी करें। क्लियर है सर। अच्छा, आपने क्योंकि स्टॉक की बात कर रही है, स्टॉक ऑफ द डे भी लेना है, 8:30 बजे भी लेंगे, 9 बजे भी लेंगे, बट एक स्टॉक और जो कल चर्चा में हमें दिखा है, पतंजलि। कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक वर्डिक्ट आया था, कंटेम्प्ट था, उसके बाद कंपनी का क्लैरिफिकेशन आया कि ये जो ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, ये कहां पर मायने है और इसके कंपनी के लिए क्या मायने हैं, जरा ये एक बार बताएं। तो 2 चीज़ हैं दीप, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई थोड़े से आपने दवाइयों को लेकर भ्रामक विज्ञापन दिखाएं, किए कराएं, जो सब्सटेंशिएट नहीं हो सकते हैं, इसलिए आप अपने विज्ञापनों को तुरंत प्रभाव से हटाइए, तुरंत प्रभाव से अपनी विज्ञापन हटाइए, और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट टाइप का मामला बनता है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये जो समझने वाली बात है, जैसे पेटीएम और पेटीएम पेमेंट्स बैंक में जो फ़र्क है, वही आपको पतंजलि में फ़र्क समझ में आएगा कि जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है, वो इनके दवाइयों वाले बिजनेस पर है। जो लिस्टेड कंपनी है पतंजलि फूड्स में वो बिजनेस नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। वो कारोबार समझे या जो भी समझे, वो एकदम अलग है। इस कंपनी में क्या है, फूड बिजनेस है, पाम ऑयल बिजनेस है, राइट। इनका कोई लेना देना नहीं, इस पर कोई रोक है। सिर्फ उनके जो मेडिकल साइंस से जुड़े हुए जो भी उनके एडवर्टाइजमेंट वगैरह है, जो वो दावा करते हुए कि हम ये ठीक करते हैं, वो ठीक करते हैं, रिसर्च के साथ करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट और कंपनी के बीच का मामला है। जहाँ तक इन्वेस्टर्स का सवाल, ठीक है, सेंटिमेंट के हिसाब से थोड़ा 2-3% घट जाए कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। बट पतंजलि फूड का जो कारोबार है, उसका इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं, ये आप ध्यान में रखिएगा। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हाँ, बस। सो आई थिंक ये बिजनेस बिल्कुल अलग है, और जिस बिजनेस से रिलेटेड विज्ञापनों पर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, उसका इस कंपनी से रिलेटेड कारोबार से कोई लेना देना, लिस्टेड कारोबार कोई लेना। ठीक है सर, चलिए, तो ये क्लैरिफिकेशन। अच्छा भाई, आपने पूछा तो एकदम क्लैरिटी आ गई, मैंने भी सोचा नहीं था। हाँ, इस पे वो क्लैरिटी। हाँ, ठीक है सर, चलिए, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा मामला। आइए आज की स्ट्रैटेजी समझते कुछ। बिल्कुल दीप, सीमित दायरे में उतार चढ़ाव की संभावना अब भी है। निफ्टी की बड़ी रेंज 22,000-22,300 की है। क्लियर है। 22,000 के नीचे जब तक बंद ना हो तब तक तेजी का रुझान बरकरार रखें। ठीक है। 22,300 के ऊपर बंद होने के बाद तेजी की रफ्तार और बढ़ेगी और पकड़ेगी। इसके 22,300 के ऊपर बंद हो जाए तो कहने ही क्या, 22,225 भी बंद हो गया तो हमारा काम हो जाएगा। बैंक निफ्टी पर अब आते हैं। बैंक निफ्टी के लिए 46,050 46,225 आज के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है, और ऊपर में 46,900 से लेकर 47,100 की रेंज है, जो ऊपर पार करने में परेशानी आएगी। अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में और बैंक निफ्टी में सेलेक्टिव रहे। बैंक निफ्टी में अनाप शनाप तेजी नहीं करनी, तेजी करने का मूड करे तो अभी भी अपने पास निफ्टी है। हालांकि करेक्शन पूरा करके बैंक निफ्टी भी नीचे से रिकवर करने की कोशिश कभी भी कर सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके लिए। अच्छा, ठीक है, चलिए, ये है पूरा एक्शन। आज के संकेत और सेटअप, कुछ और बातें भी सर? आज के संकेतों में ग्लोबल न्यूट्रल है, एफआईज न्यूट्रल है, घरेलू फंड्स के पॉजिटिव,
वायदा कारोबार न्यूट्रल, सेंटीमेंटल ट्रेंड पॉजिटिव। तो देखिए मेरे पास 3 पॉजिटिव 3 न्यूट्रल है। जो एफआईज और लोकल फंड्स के मैंने न्यूट्रल रखे हूँ आपको समझा दूँ। 1500 करोड़ की कैश मार्केट में एफआईज की है बिकवाली, और साथ ही 1083 करोड़ के यानी कि करीबन 2600 करोड़ के स्टॉक बेचे एफआईज ने कैश और वायदा कारोबार में मिला के। कल 2 बड़ी ब्लॉक डील हुई, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 1360 करोड़ की और सीएमएस इन्फो 1550 करोड़ की, कुल मिलाकर करीबन 2900 करोड़ की ब्लॉक डील हुई। 2900 करोड़ की ब्लॉक डील के सामने 2600 करोड़ के आसपास की बिकवाली कैश और फ्यूचर मिलाकर है। ठीक है, तो कोई बड़ी बिकवाली तो है नहीं, ऐसा नहीं कि सारा एफआईज ने बेचा हो, बट फिर भी सामने 2862 करोड़ की लोकल फंड्स की खरीदारी, सारा उन्होंने खरीदा वैसा भी नहीं है। सो इस दोनों को कंपैरिजन करके अगर आप देखेंगे तो नेट दोनों की तरफ से वैसे देखा जाए तो फ्रेश खरीदारी के ही नंबर है, नेट खरीदारी के नंबर ही है। लेकिन फिर भी मैंने एडजस्टमेंट की वजह से न्यूट्रल रखा है ये नंबर से। तो नंबर्स एफआईज और लोकल फंड्स की तरफ से कल अच्छे हैं, खराब बिल्कुल भी है। थोड़ा बहुत जो करेक्शन आ रहा है ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, वो करेक्शन के लिए जिम्मेदार ट्रेडर्स ही हैं, एचएनए इन्वेस्टर्स ही हैं। बाकी फंड नहीं बेच रहे, न एफआईज बेच रहे न लोकल फंड बेच रहे, ये चीज़ बहुत क्लियर है। और सबसे बड़ी बात दीप और भी क्या है, बड़े बड़े स्टॉक्स आपके लिए बड़े बड़े प्रोमोटर्स की तरफ से जो बिकवाली हो रही है आराम से लिया जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बिकवाली खुद आईसीआईसीआई बैंक ने थोड़ा ले लिया, बाकी लोगों ने ले लिया। सो सप्लाई एब्जॉर्ब हो रही है, ऐसा भी नहीं कि नहीं हो रही है। तो ओवरऑल ठीक है, डेटा के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। अब आइए आपको दे दूँ मैं रेंज 22,075 22,125 आज का पहला सपोर्ट जोन है। इस रेंज में अगर निफ्टी आता है दिन के दौरान तो यहीं पर खरीद लीजिए। गॉट इट। इसके नीचे की रेंज एकेडमिक पर्पज से, और वो भी इसलिए कि आप निफ्टी की मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले है और कभी गलती से बड़ा मुंह आ जाए तो आपकी तैयारी रहनी चाहिए। 21,975 22,050 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, जहां पर आपको सारे शॉर्ट्स काटने, लॉन्ग पोजीशन और बनानी है। ऊपर कितना जा सकते हैं 22,250 22,300, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग इस रेंज में कर लें। और अगर 22,300 को पार करके 22,350 तक पहुंचा और टिका तो निफ्टी खुले नीले आकाश में पहुंचेगा, जहां पर आपने आज तक कभी पहुंचे नहीं है। ब्लू स्काई जोन 22,300 का इंतजार है उसके लिए। ब्लू स्काई जोन खुले नीले आकाश में, अनचार्टेड टेरिटरी तकनीकी भाषा में। ठीक है, बैंक निफ्टी से 46,175 46,325 पहला सपोर्ट जोन है, जहां पर आपको फोकस करना है। और 45,900 से 46,050 स्ट्रॉन्ग बाय जोन, जहां पर शॉर्ट काट के लॉन्ग भी बनाने की राय आपके लिए। ऊपर 46,725 46,875 इस रेंज को पार करना होगा मुश्किल, इसी में अटक जाएंगे। गलती से पार किया तो ऊपर में 46,975 से 47,100 की वो रेंज है, जहां पर आपको मुनाफा वसूली करके और दम मर जाए शॉर्ट भी करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल करें, हाँ बिल्कुल। निफ्टी और बैंक निफ्टी में से एक शॉर्ट करना हो तो बैंक निफ्टी ठीक है, और निफ्टी बैंक निफ्टी में एक खरीदना हो तो निफ्टी ठीक है। शॉर्ट करने के लिए बैंक निफ्टी ठीक है ऊपर में, लेने के लिए निफ्टी ठीक है नीचे में, सिंपल। ठीक है, गॉट इट। बताएं सर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट पर एफआईएस की पोजीशनिंग, पुट कॉल रेशियो दोनों हम देख रहे हैं, हल्का का ऊपर गया, ऑल कंफर्टेबल। कुछ नहीं। अब आपको मैं स्टॉप लॉसेस दे देता हूँ। निफ्टी पे इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे 22,000 है, एक्चुअली 21,975 होता है, राउंड फिगर में मैंने 22,000 लिखा है। ठीक है। बैंक निफ्टी पर एक ही, कल का लो 46,300। क्लोजिंग में अगर किसी को छोटा स्टॉप लॉस लगाना है तो 46,500 का भी लगा सकता है अगर आपको छोटा रखना है तो, अदरवाइज 46,300। बैंक निफ्टी शॉर्ट साइड पे एक ही है 22,300, इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे टिकने दीजिए, ज़्यादा सेफ रहना है 22,350। ठीक है। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे कल का हाई के ऊपर रखा है 46,750 और क्लोजिंग 47,000 के ऊपर आने पर आपको शॉर्ट पोजीशन से निकल जाना है। स्टॉप लॉस जानबूझ के थोड़े छोटे रखे हैं मैंने, कहीं बड़ा मुंह गलती से आ जाए। हालांकि रेंज बाउंड मार्केट में थोड़े स्टॉप लॉस छोटे रखना रिस्की होता है, ट्रिगर होकर वापस हो जाए तो आप अपनी पोजीशन के हिसाब से कर लीजिए कि अगर आपको बिल्कुल ही डे ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा स्टॉप लॉस दूर रखना पड़ेगा, और पोजिशनल ट्रेड करें तो छोटा रखिए। ठीक है, गॉट इट। चलिए, ये आपके लिए स्टॉप लॉसेस भी आज के पूरे सेशन के लिए। बताएं सर फिर नई पोजीशंस। 22,075 22,125 की रेंज में एक मौका बाजार आज दे सकता है, अगर मौका बाजार ने दे दिया तो ले लीजिएगा, और ले लीजिएगा 22,000 के स्टॉप लॉस के साथ। इस 22,000 के स्टॉप लॉस को 21,975 का स्टॉप लॉस कर लीजिए, 25 पॉइंट घटाकर 21,975 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो आपके लिए बनेंगे दीप ऊपर की तरफ 22,200 215 दो छोटे टारगेट हैं, 22,250 22,300 ये ऊपर के बड़े टारगेट, जिसके लिए करनी है आपको खरीदारी। जो लोग बेचना चाहते हैं बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत मन करता है बेचने का, बार बार करता है और रहा नहीं जाता, तो 22,250 22,300 में ज़रूर बेचिए और
ये सारे वो सिम्टम्स होते हैं जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको बताते हैं मेरा ऐसा होता है, फिर डॉक्टर बोलता है हाँ अगर ऐसा होता है तो ये वाला काम कर लीजिए, ये प्रेस्क्रिप्शन आपके लिए। सो बार बार अगर आपका बेचने का मन करता है तो 22,250 22,300 की रेंज में बेचिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 22,350 का होगा, इसके ऊपर बिल्कुल भी शॉर्ट ना है। टारगेट नीचे के जो बनेंगे वो है 22,220 और 22,200, ये दो छोटे टारगेट। 22,125 22,075 दो मीडियम टारगेट, 22,050 और 22,000 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको। बिक वाली भी जरूर करिए, दोनों करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बैंक निफ्टी नई पोजीशन सर खरीदना है 46,175 46,325 इस रेंज में खरीदना है, कल के लोज के आसपास, और वहां से लेकर 46,175 की रेंज में 45,975 का होगा आपका स्टॉप लॉस। 46,000 से थोड़ा सा नीचे टारगेट जो बनेंगे 46,425 46,500 दो छोटे टारगेट है, 46,575 46,725 दो मीडियम टारगेट है, 46,800 46,875 के फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। और जो लोग बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं, 46,800 से 47,000 की रेंज यानी कि 46,975 तक यहाँ पर बिकवाली करने की राय है आपके लिए। स्टॉप लॉस होगा 47,100 का, जो आपकी इस पूरी रनअप में बेस्ट क्लोजिंग मिली है 47,094 की, उसके ऊपर स्टॉप लॉस है। 46,725 46,600 46,725 46,600 दो छोटे टारगेट है, 46,525 46,425 दो मीडियम टारगेट है, 46,375 46,325 फाइनल टारगेट, जिसके लिए बिकवाली भी आप जरूर करें। दोनों मौके लेने आज। यस ओके सर। बैन लिस्ट नंबर ऑफ स्टॉक्स नहीं बदले, 5 के 5 स्टॉक्स बैन में, बट उसमें एक बदलाव हुआ है। इंडस टावर कुछ दिन बाद री एंट्री हो गई इसकी वायदा कारोबार के बैन में, उसके सामने बलरामपुर चीनी। ऐसा क्या लगता है मेरे को, ऐसा भाई कई बार फीलिंग आता है जब मैं स्टूडियो में होता हूँ शो कर रहा हूँ तब तो आशीष थोड़ी कमजोर हो जाती है। और मैं नहीं था तो 8 स्टॉक एक साथ निकाल दिया, और बिल्कुल आज कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक निकला एक। आशीष ऐसा क्यों? सर दबाव इतना दबाव कि बोल भी नहीं पा रहे क्या बोलूं मैं। चलिए ओके, अब एफएनओ के एक बार डेटा इंपोर्टेंट लेवल डीप 22,200, ये मेक और ब्रेक लेवल। 74 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है वहाँ पर कॉल्स में। सो अगर आप 22,200 के ऊपर निकल कर टिकते हैं तो फिर ऐसे में स्पेशली 22,220 के ऊपर अगर आप टिक जाते हैं तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा, और फिर आप 22,250 22,300 तक जा सकते हैं। और नीचे में 22,125 के आसपास इमीडिएटली बड़ा सपोर्ट है, ये वायदा कारोबार के डेटा बता रहे हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 46,500 मेक और ब्रेक लेवल है, 70-80 पॉइंट घट जाएँ तब तक डरने की जरूरत नहीं। 46,500 से आप कमजोरी गिनेगा, और ऊपर में 47,000 के आसपास अच्छी खासी कॉल राइटिंग होकर रखी, जो पार करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। ओके ये है आपके लिए पूरा एक्शन लेवल्स और बाजार का। आइए फिर अब बात करते हैं स्टॉक्स की। अनिल जी भी आपके लिए कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके लाए हैं। 8:30 बजे वाला स्टॉक ऑफ द डे। बताएं सर कौन सा स्टॉक लेकर आए आप? डीप ऐसा है कि बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा ये स्टॉक ऑफ द डे में जो दे रहा हूँ, लेकिन क्या करूं, जो है वो देना पड़ेगा। और वो है वोडाफोन आइडिया, और यहाँ बेचने की राय है। बेचने की राय? हाँ, कल 4-5% घटने के बाद फिर भी आज बेचने की राय है। और क्योंकि चूंकि इनकी बोर्ड बैठक हो चुकी है, फंड में रेजिंग प्लान सामने आ गए। फंड ने बोर्ड ने कहा है, पहले तो लेवल नोट कर लीजिए, 16 रुपये 40 पैसे के स्टॉप लॉस से बेचिए। 15.50 15.25 और 15, ये तो छोटे छोटे टारगेट ही रखे हैं, इससे ज़्यादा भी आ जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। कुल मिलाकर इन्हें 45,000 करोड़ रुपए चाहिए, ज़्यादा नहीं। इनका मार्केट कैप 70,000 करोड़ के आसपास का होगा, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, 70 के आसपास होना चाहिए। अब उस 45,000 करोड़ में से 20,000 करोड़ इक्विटी चाहिए। 70,000 करोड़ की इक्विटी के सामने 20,000 करोड़ की इक्विटी का डाइल्यूशन, बड़ा डाइल्यूशन है। 45,000 करोड़ में से 25,000 करोड़ कर्ज चाहिए। 4,500 करोड़ का कर्ज है अभी कंपनी के पास, और उससे 4 गुना से ज़्यादा कर्ज और चाहिए। बड़ी मुश्किल से तो कर्ज गट के यहाँ पर आया है। अब वापस से इनको 25,000 करोड़ के कर्ज पे जाना है। ठीक है, अच्छा मजे की बात है कि खाली ये मतलब बात हुई कि ये चाहते हैं, वो चाहने में भी होगा क्या? पहली बात तो होगा तो बैलेंस शीट का क्या होगा, और वो भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो डेट देगा कौन इतना 25,000 करोड़। ठीक है, अब रहा सवाल इक्विटी का, इक्विटी भी कहाँ से आएगी? प्रमोटर डाल के कितना डाल देंगे, अगर डालेंगे तो भी। सो आई थिंक बड़े फंड रेजिंग प्लान है, और ये बड़े फंड रेजिंग प्लान वापस से कंपनी की बैलेंस शीट को खराब करने वाला मामला है। छोटा मोटा होता तो मार्केट समझ जाता है, तो इसका मतलब ये कि छोटे फंड से कंपनी का काम चलेगा नहीं, चाहिए बड़े फंड ही। तो इसलिए एक बार तो आज इस स्टॉक की हालत खराब होगी। अब इसके साथ साथ इंडस टावर भी, लेकिन चूंकि आज ही
आपने जैसा अभी बताया कि बैन में आ गया है, वापस आ गया, तो अब कितना घटेगा वो देखने वाली बात है। अगर बैन में नहीं होता तो आज इसकी भी धुलाई होती थी। सो वोडाफोन आइडिया मैंने बचा लिया 10% अगर आज फिर से निकल जाए, कल 5% घटने के बाद, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो ये वोडाफोन आइडिया बड़े फंड रेजिंग प्लान है और मामला बड़ा सीरियस है। मतलब बैलेंस शीट डेट से खराब हो जाएगी, इक्विटी अगर आ भी गई तो डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा है, दोनों तरफ से पसंद नहीं आया, मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया। चलिए वोडाफोन आइडिया इस पर रखेंगे नज़र और भी कुछ स्टॉक्स पर है। 9 बजे भी अनिल जी आपको स्टॉक ऑफ द डे एक और देने वाले हैं, उसका भी करिए इंतजार। आइए तब तक बाकी स्टॉक्स पर कर लेते हैं बात हमारी टीम के साथ। नुपुर, कुशल और आशीष है हमारे साथ तैयार। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और खबरें कौन सी लेकर आएंगे आप? गुड मॉर्निंग। कैश में आज केएसबी लिमिटेड के नतीजे आते हुए दिखेंगे, तो यहाँ फोकस करके चलेंगे। पंजाब एंड सिंध बैंक 2000 करोड़ रुपए तक फंड जुटाने पर आज बोर्ड बैठक होने वाली है, तो यहाँ रहेगा फोकस। स्वान एनर्जी QIP के इश्यू प्राइस पर आज बोर्ड बैठक है, यहाँ पे विचार किया जाएगा। आंध्रा सीमेंट OFS की जो रिटेल की प्रक्रिया है वो आज से ओपन होते हुए दिखेगी और जो फ्लोर प्राइस है इसका वो 90 रुपये का तय हुआ है। IPO के लिहाज से जुनिपर होटल्स का IPO जिसकी आज होने वाली है लिस्टिंग, इश्यू प्राइस 360 रुपये, इश्यू साइज 1800 करोड़, एंटायरली फ्रेश इशू था। सब्सक्रिप्शन देखें तो 2 गुना ये IPO बढ़ते हुए दिखा था। एक्सटेड फेम इंडस्ट्रीज बोनस इशू एडजस्टमेंट आज आपको नजर आएगा 1:1 के रेशो में। ग्लोबल के लिहाज से USA में Q4 का GDP प्रिलिमिनरी रिलीज जो है वो आज डेटा आपको आते हुए दिखेगा। प्राइमरी मार्केट की बात करें तो प्लेटिनियम इंडस्ट्रीज़ का IPO जिसका दूसरा दिन है अब तक 8 गुना बढ़ते हुए दिखा है। रिटेल में 10 गुना का सब्सक्रिप्शन है, NII में 14 गुना और QIP देखें तो 7% यहाँ पे अब तक सब्सक्राइब होते हुए दिखा है। एक्सिकॉम टेली सिस्टम्स यहाँ पर टोटल सब्सक्रिप्शन 10 गुना है, रिटेल में 27 गुना, NII में 19 गुना, QIP देखें तो 73 जो % है आपको यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है अब तक। और इन दोनों IPO का आज दूसरा दिन है। नतीजों के लिहाज से कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी, हालांकि इतने इंप्रेसिव नतीजे नहीं आए हैं। NII में देखें तो सिर्फ 1% की ग्रोथ है, प्रोविजन हालांकि घट के आते हुए दिखे, मुनाफे में सिर्फ 2% की ग्रोथ है और एसेट क्वालिटी थोड़ी ख़राब होती हुई दिखी क्योंकि दोनों ही ग्रॉस NPA और नेट NPA क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़कर आते हुए दिखे। ओके, ये हैं आपके लिए ट्रिगर्स और कुछ खबरें। कुशल, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें आज? मॉर्निंग दीप, खबरों में नाल्को फोकस में रहने वाला है। स्टीलमिल के हवाले से खबर आती हुई दिख रही है कि एल्यूमिनियम इनगॉट की कीमतें 5200 रुपये प्रति टन से यहां पर घटाते हुए नजर आए हैं। साथ ही जी यहां पर ऑडिट कमेटी की सिफारिश पर बोर्ड ने इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी की प्राथमिक जिम्मेदारी के रूप में इन्वेस्टिगेशन असेसमेंट को शामिल किया है और इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी से इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी में नाम संशोधित करने को कहा गया है। GE-T&D यहां पर पावर ग्रिड से 370 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। यह अलग अलग ट्रांसमिशन सिस्टम्स के लिए ऑर्डर मिला है इन्होंने GE-T&D को। टानला प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर ट्रू कॉलर के साथ कंपनी ने अपने करार को विस्तार किया है। 2022 में दोनों कंपनियों ने पहले ही करार किया था और ये करार एंटरप्राइजेस को बिजनेस मैसेजिंग सुविधा देने के लिए विस्तार करते हुए ये नजर आए हैं। साथ ही कंपनी ने नया प्रोडक्ट वाइजली ATP स्पॉटलाइट ये भी लॉन्च करते हुए नजर आए हैं। कोचीन शिपयार्ड यहाँ पर प्रधानमंत्री के हाथों आज पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी का उद्घाटन होता हुआ दिखेगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट कोचीन शिपयार्ड के लिए। साथ ही BGR एनर्जी सिस्टम्स यहाँ पर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं, जिसके अंतर्गत 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि BGR एनर्जी में कल बल्क डील होती हुई दिखी थी, जिसमें प्रमोटर शशिकला रघुपति जी ने करीबन 51 लाख शेयरों की बिकवाली की है 65 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पिछले 5 दिनों से यहाँ पर प्रमोटर जो है इस कंपनी में स्टेक अपना कम करते हुए जा रहे हैं। टाटा एलेक्सा अंत में जहाँ पर टेलीफोनिका के साथ इन्होंने करार कर लिया है और ट्रू क्लाउड नेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और टेलीकम्युनिकेशन में ऑटोमेशन के लिए ये करार ये करते हुए दिखे हैं। और टेलीफोनिका यूरोप और लैटिन अमेरिका में ऑपरेट करने वाली एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। ओके, ये है आपके लिए कुछ और खबरें। नुपुर, बताएं आपके पास फाइनल सेट ऑफ खबरें और कुछ कल का फंड एक्शन भी? बिल्कुल, काफ़ी सारा फंड एक्शन है, जहाँ पे सबसे बड़ी कल डील हुई थी CMS इन्फोसिस्टम में। प्रमोटर ने करीबन 27% हिस्सेदारी बेची थी। यहीं पर देखें तो 13 बायर्स ने इसे खरीदा है। 1000 करोड़ की ये डील साइज थी। बायर्स में आपको आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी दिखेंगे, आधे % से हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। नोमरा फंड्स 3.25% से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड भी देखें तो 3.5% से उनकी भी हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिखी है। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, जहाँ पे प्रमोटर ICICI बैंक ने करीबन
12% हिस्सेदारी खरीदी है। तो ये ट्रांजैक्शन भी इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पे रहेगा फोकस। BSE जहाँ पे कल स्टॉक एक्शन में था भरपूर, यहाँ पे सोसाइटी जनरल ने करीबन 47,000 शेयर्स खरीदे, 2280 के भाव पे इस ट्रांजैक्शन को किया गया। और लास्ट में सेनको गोल्ड एक्शन, ये स्टॉक भी काफ़ी एक्शन में, जहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डर सेफ पार्टनर्स ने करीबन 6 लाख शेयर्स 0.1% से हिस्सेदारी को बेचा है। तो सेनको गोल्ड फिर से फोकस में रहने वाला है। बिल्कुल, कुछ बड़ा एक्शन कल फंड्स की तरफ से हुआ है जो अनिल जी भी आपके लिए हाईलाइट कर रहे थे। ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आ जाए हैं, लेकर तैयार हैं आशीष FIR। मॉर्निंग आशीष, पहले तो आज की टॉप रिपोर्ट्स बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, वोडाफोन आइडिया इसके साथ करते हैं शुरुआत। खबर तो आई है, लेकिन ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अगर आप देखें तो कहीं पर भी भरोसा बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। फंड रेजिंग प्लान्स तो जरूर है, लेकिन CLSA अभी भी बिकवाली की राय को बरकरार रखे हुए। टारगेट है केवल 5 रुपए का, 15 रुपये 90 पैसे का भाव चल रहा है। इनकी तरफ से 5 रुपये का टारगेट है। मान रहे कि लगातार जो मार्केट शेयर है इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। नोमेरा रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, इनसे थोड़े से ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन टारगेट इनका भी करंट मार्केट प्राइस से कमी है। 6.5 रुपये का मात्र टारगेट ये दे रहे हैं, और ये मान रहे कि अगर कोई एक्सटर्नल इन्वेस्टर आता है तो ही सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव होगा, नहीं तो कुछ भी मीनिंगफुल यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। ये कब तक रिपोर्ट कवरेज रखेंगे, ऐसा कुछ लिखा है इन्होंने कि कब तक, मतलब वोडाफोन आइडिया पर कवरेज कब तक रहेगा इनका जारी? रिपोर्ट निकाल रहे हैं, ये भी कोई तो पढ़ रहा है, मतलब ये भी बड़ी बात है ना। 5 रुपये तो सर रिपोर्ट की जेरोक्स में लग जाएंगे। हाँ, ये सही जवाब, बिल्कुल जी। सर वेदांता यहाँ पर भी नजर रखेंगे, क्योंकि एनालिस्ट डे का जो टेक अवेज आए हैं, इसके बाद देखिए CLSA की तरफ से रेटिंग अपग्रेड हुई है। पहले बिकवाली की राय थी, अब ये रिड्यूस की रेटिंग दे रहे हैं, और टारगेट प्राइस 230 से बढ़ाकर 260 कर दिया, लेकिन स्टॉक चल रहा है ऑलरेडी 264 रुपये पर। मैक्वायरी की रिपोर्ट आई है टाइटन पर, जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 4,000 रुपये का काफी अच्छा टारगेट दिया, 3,654 रुपये का भाव चल रहा है। इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली अंडरबिड की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, 221 रुपये का भाव, 132 का टारगेट। ये मान रही कि कंपनी ने जो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ वारंट्स किए हैं 457 करोड़ के, तो इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आवास फाइनेंशियल्स यहाँ पर नजर रखिएगा खास, क्योंकि जेफरीज की तरफ से आई है अच्छी रिपोर्ट, जहां पर खरीदारी के राय के साथ 1900 रुपये का बढ़िया टारगेट दिया, 1460 रुपये का भाव चल रहा है। और ये मान रहे कि आगे ग्रोथ के काफी सारे लीवर्स इन्हें नजर आ रहे हैं, और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन का भी फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर फोकस करेंगे। ये है आपके लिए कुछ टॉप रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? पांचों जोमेटो, यहाँ पर मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन अपने व्यू को बदलने में थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। 76 रुपये से अब टारगेट बढ़ाकर 96 रुपये का कर दिया, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी 160 के पार ट्रेड कर रहा है। वहीं बर्नस्टीन अगर आप देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ करंट मार्केट प्राइस से 20 रुपये ऊंचे का टारगेट दे रहे हैं, 180 रुपये का टारगेट दिया है। भारतीय एयरटेल पर जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, 1128 रुपये का भाव चल रहा है, 1300 रुपये का इनकी तरफ से टारगेट है। मैक्स फाइनेंशियल्स पर जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, 935 की क्लोजिंग, 1200 रुपये का टारगेट है। और अंत में ऑटो कंपनीज ऐसी हैं जहां पर आप नजर रखिएगा, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स की तरफ से कवरेज आई है, रिपोर्ट्स हैं, जैसे टाटा मोटर्स जहां टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1020 कर दिया 960 से, M&M पर टारगेट प्राइस बढ़ाकर 2060 रुपये का कर दिया, मारुति पर टारगेट प्राइस बढ़ाकर 11,200 रुपये का कर दिया है। आयशर मोटर्स पर भी अगर आप देखें तो 4,750 रुपये का अच्छा टारगेट दिया है, 4,003 रुपये का भाव चल रहा है। और बजाज ऑटो जहां पर न्यूट्रल की रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस इंक्रीज कर दिया है, 8,780 रुपये का टारगेट है। और TVS मोटर्स यहां पर भी न्यूट्रल की रेटिंग है और टारगेट प्राइस दिया है 2220 रुपये का। ओके, तो ये है आपके लिए रिपोर्ट जिन पर आज है एक्शन का दिन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार। मिड वीक ट्रेडिंग सेशन में एक्सपर्ट्स का स्वागत किया जाए बिगुल के साथ पिक ऑफ द डे। डीप ब्लू सीम्स द कलर ऑफ द डे। ऐसा मैं ये ऑड में ना आउट है बिल्कुल। ओके, बाकी सब में ब्लू है। आई एम पिंकिश, थोड़ा थोड़ा मिल रहा हूँ अपने कुणाल जी के साथ। बाकी कुणाल जी पिंक थोड़े कम है, ब्लू ज़्यादा है, और बंसल जी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है ब्लू बनने में। आइए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। गुड मॉर्निंग बंसल जी, सुप्रभात, करें शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरी खरीदारी की राय है, पिक ऑफ द डे है जोमेटो, जिस पर भी कोई डाउनग्रेड भी आया हुआ है। जोमेटो 161 के अराउंड चल रहा है, स्ट्रक्चर बढ़िया है, बाय ऑन डिप्स वाला काउंटर है, 155 155 का लगाना है, स्टॉप लॉस 172 के टारगेट के लिए जोमेटो है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, जोमेटो यहाँ पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए।
वैसे मैं बंसल जी के ब्लू की तारीफ तो करना चाहता था, लेकिन बंसल जी की टाई देख के मुझे बहुत स्कूल की याद आ रही है। हाँ, स्कूल में ऐसी स्कूल की प्लेन ब्लू है ना, प्लेन ब्लू, ऐसा स्कूल कलर वाली टाई नहीं है। हाँ ये स्कूल वाली है बिल्कुल। बंसल जी स्कूल में भी ऐसी ही टाई पहनते, इतनी बड़ी आप पहनते थे? नहीं अनिल जी, मेरे तो स्कूल अनिल जी देसी स्कूल था, उसमें टाई वाई नहीं थी अनिल जी। ये देखिए, ये स्कूल वाली टाई नहीं है, ये सेदानी जी वाले ब्राइट कलर है अनिल जी। ओह माय गॉड। और सेदानी जी इस ब्राइट कलर को पहन के आते हैं तो आप उनको कॉम्प्लीमेंट देते हैं अनिल जी, हम पहन के आ रहे हैं तो स्कूल वाली टाई। और अनिल जी मेरी वाइफ ने बोला भी था टाई चेंज कर लो, अनिल जी टाई पे कमेंट करेंगे। तो जस्ट वांटेड टू सी अनिल जी, जस्ट वांटेड टू टेक्स्ट कुणाल जी की पार्शियलिटी हो रही है। आपको लाइफ में एक ही काम करना है, एक काम। अनिल जी सेदानी जी वाला ब्राइट अनिल जी। नहीं, लाइफ में आपको बंसल जी एक ही काम करना है। आपकी लाइफ में जो दो सबसे समझदार आदमी है उनकी बात माननी है। एक इस वक्त आपके सामने बैठा है, दूसरा जो घर में है। जब बोला तो बदल लेता था ना। सिद्धार्थ जी आपको कुछ राय देना चाहते हैं? जी सिद्धार्थ जी। अनिल जी, ये बंसल जी का जो ब्लू टाई है देख के मैं एक्चुअली मेरे स्कूल के टाइम में ब्लू हाउस में था। अच्छा। तो ब्लू हाउस में ऐसी ब्लू टाई पहनी जाती थी, तो उस चीज का मुझे याद आ गया, ब्लू हाउस का। वंडरफुल। चलिए, ब्लू हाउस वाली टाई बंसल जी पे काफी सूट करते हुए दिख रही है। जी बंसल जी, हाँ कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं अनिल जी, मुझे खुशी हुई सेदानी जी की बात सुन के कि वो ब्लू हाउस में थे, ब्लू टाई थी अनिल जी। और मुझे खुशी इस बात की है कि वो भी मेरी तरह किसी हाउस के कैप्टन नहीं थे अनिल जी, नॉर्मल हाउस के मेंबर्स थे। अगर कैप्टन होते तो जरूर बोलते कि मैं ब्लू हाउस का कैप्टन था। नहीं थे कैप्टन, वो एक्सेप्ट भी कर रहे नहीं थे। चलिए बढ़िया। तो जोमेटो ये है स्टॉक पहला आज जहां खरीदारी करने के आए बंसल जी की तरफ से आती हुई पिक ऑफ द डे के तौर पर 172 के लक्ष्य के लिए। आइए, कुणाल जी का भी बहुत बहुत स्वागत। सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, आपने बंसल जी की टाई की तो चर्चा की, उनके हेयर कट की आपने चर्चा नहीं की अनिल जी। असली फोकस तो बंसल जी के हेयर कट पर करना चाहिए। विशेष रूप से विवाह समारोह के लिए अनिल जी 2 घंटा लगा के हेयर कट बनवाया इन्होंने। तो अनिल जी वो उसको तो देखिए अनिल जी। हेयर कट, एक पिक्चर आई थी अंदाज अपना अपना, आमिर खान और सलमान खान हुआ करता। उसमें आमिर खान के जो फादर थे वो हेयर कट करता। तो आमिर खान खुद की शॉप में हेयर कट नहीं करा के दूसरी जगह करवा के मोटे पैसे देके जाते हैं। फिर उनके पिताजी नहीं पूछा हेयर, बोले कितने गए, वो पैसे कहाँ गए, बोले हेयर कट करवाया था। बोला अरे लग तो रहा नहीं। यही हाल बंसल जी का। पैसे भी दिए, पता भी नहीं चल रहा हेयर कट हुआ। बंसल जी आपको देख के लगी बाल कटवाने के पैसे दिए या बढ़वाने के? नहीं अनिल जी, मेरे को हेयर कट कराया 3 वीक्स हो गए अनिल जी। अब मैं नेक्स्ट हेयर कट नेक्स्ट वीक कराऊंगा अनिल जी, अपने नेक्स्ट। हाँ, तभी कुणाल जी को गलत फहमी हो रही है। चलो कोई बात नहीं, फिर तो कुणाल जी का मैं भी देख के लग नहीं रहा बंसल जी, क्योंकि हाँ वैसे एक फॉर्मूला और होना चाहिए। क्या? हेयर कट की जो रेट फिक्स होते हैं वो ठीक नहीं है। अच्छा। क्यों? बालों की साइज के हिसाब से हेयर कट करना है, नहीं तो कभी बंसल जी सोचे 6 महीने तो करवाऊंगा ही नहीं। बढ़ने तो पैसे तो उतने ही लग रहे हैं। बंसल जी ये फॉर्मूला कभी लगा के देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। आइए, तब तक फॉर्मूला कौन सा है आज, खरीदारी का या बिकवाली का? कुणाल जी बताएं सर। अनिल जी खरीद करके चलना है। ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है गोदरेज सीपी यानी कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के चार्ट पर, और मुझे लगता है कि इसमें भी आपको आज तेजी देखने को मिलेगी। अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है, पैटर्न बहुत ही जबरदस्त बना है डेली चार्ट्स पर। यहाँ पर 1247 पर स्टॉप लॉस रख लें, 1247 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट होगा 1280 रुपए का, दूसरा टारगेट 1296 रुपए का। खरीदारी की राय है गोदरेज सीपी के फ्यूचर्स। ओके, गोदरेज कंज्यूमर ये खरीदें आप, राय कुणाल जी की तरफ से। सिद्धार्थ जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे पैनलिस्ट और दर्शकों को। अनिल जी पिक ऑफ द डे के लिहाज से लाया हूं करूर वैश्य बैंक केवीबी। करूर वैश्य बैंक पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म आज का जो टारगेट रहेगा वो 190 रहेगा 190 का, और पोजिशनल अगर कोई रखना चाहे तो 230 के भी टारगेट हासिल हो सकते हैं केवीबी पे। तमिलनाडु बेस्ड बैंक है, लोन बुक 72,000 करोड़ के ऊपर है। Q3 के ROA काफी स्ट्रॉन्ग दिखे, रिटर्न ऑन एसेट्स जो करीबन 1.65% देखे गए थे, निम्स बढ़ते हुए आए 4.3% के करीब, और NII भी करीबन अच्छा खासा बढ़त दिखा है 13% का।
मुनाफा 40% से बढ़ा है। तो एडवांसेस जो इनके हैं वो 16% से बढ़ रहे हैं और मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है आने वाले समय में इसी के आसपास एडवांसेस और क्रेडिट ग्रोथ रह सकते हैं। एसेट क्वालिटी बेहतर है, निम्स बेहतर होते जा रहे हैं और ROA 1%, 1.5% के ऊपर के आप उम्मीद कर सकते हैं। करूर वैश्य बैंक, छोटे मझोले बैंक में केवीबी, जिसका आज का टारगेट 190 और टारगेट 220। ओके, तो ये है आपके लिए करूर वैश्य बैंक 190 और 230, दो टारगेट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए आज से। आइए सुमित जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सुमित जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक चार्ट्स पे बढ़िया दिख रहा है, जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है वो है हेवेल्स। हेवेल्स के अंदर एक मोमेंटम तेजी का बनना चाहिए। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, स्टॉक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड के अंदर भी है और ये सेक्टर के अंदर भी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 1465, 1470 इन लेवल्स के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। कोई भी छोटा मोटा डिप आता है तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। हेवेल्स में जो नीचे में सपोर्ट है 1430, 1435 के पास है, तो 1430 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में टारगेट 1510 का पहला टारगेट बनेगा, 1530 का दूसरा टारगेट बनेगा। खरीदारी करें हेवेल्स। 1500 और 1530 के टारगेट के लिए खरीदारी करें हैवेल्स वोल्टास, दोनों पर ही पिछले कुछ दिनों से हमने अच्छा खासा एक्शन भी बनते हुए देखा है। कल भी ये हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर था। इनफैक्ट सुमित जी ने कल वोल्टास पर खरीदारी दी थी, आज हैवेल्स उनके रेडार पर आ रहा है। ईपैक के मैनेजमेंट से भी हमने 2 दिन पहले बात करी थी और वो भी कह रहे थे कि एसी डिमांड इस साल काफ़ी अच्छी होने वाली है। इंडस्ट्री वाइड इन्वेंट्री लेवल्स कम है तो उसका भी यहाँ पर आपको एक्शन दिख सकता है। एक बार ज़रा राय ली जाए सिद्धार्थ जी से। सिद्धार्थ जी, एसी स्टॉक्स वापस एक्शन में आ रहे हैं और बात भी की जा रही है डिमांड इस बार अच्छी रहेगी। हैवेल्स वोल्टास दोनों ही एक्शन में रहे हैं, ज़रा आप भी अपनी राय दें सर। नहीं, बिल्कुल दीपांशु, और ये सारी कंपनियां अच्छा परफॉर्म करेगी और इन स्पेसिफिक जो मुझे लगता है कि वोल्टास सबसे, क्योंकि इंडस्ट्री का लीडर है, करीबन 19-20% के आसपास का रूम एयर कंडीशनर में उनका मार्केट शेयर है, एक्सपेंशन प्लान है, तो मुझे लगता है कि इस पूरे ही समूह में वोल्टास एक बहुत बेहतरीन विकल्प हो सकता है। साथ ही साथ एक और सेगमेंट है जो एयर कूलर का सेगमेंट है, जैसे कि सिम्फनी, हैवेल्स भी उसमें प्रेजेंट है, पॉलीकैब भी है, तो ये सेगमेंट भी एक अच्छा कर सकता है। अगर समर स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो एयर कूलर सेगमेंट भी अच्छा बज में रह सकता है आने वाले समय। तो एयर कूलर सेगमेंट भी अच्छे बज में रह सकता है, एसी स्टॉक्स भी अच्छे बज में रह सकते हैं। जो समर स्टॉक्स हैं उसका समय वापस आ रहा है, इस स्पेस पर भी करनी है हमको फोकस। वोल्टास डेज हाई पर बंद हुआ था, आज हैवेल्स भी आपको एक्शन में दिख सकता है। फोकस रहेगा कुछ और काउंटर्स में जहां पर मूव आपको आज आती हुई दिख सकती है। तानला प्लेटफॉर्म्स, इन्होंने एक करार किया है, ट्रू कॉलर के साथ करार था ऑलरेडी जिसका विस्तार किया है और इसको एक्सपैंड किया है, साथ ही एक नए प्रोडक्ट भी इन्होंने लॉन्च किया है। कुणाल जी, तानला एक बार जरा इसका चार्ट देखें, कल 1000 से जस्ट 3 रुपए नीचे, 2 रुपए नीचे बंद हुआ था। तानला प्लेटफॉर्म्स के चार्ट्स क्या कहती हैं सर? दीपांशु, स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और ये रेंज लगभग 925 रुपए नीचे और 1200 रुपए ऊपर, यानी कि जो रेंज का लोअर एंड है उसके करीब अभी टानला ट्रेड कर रहा है। तो मेरी राय में इन स्तरों में खरीदारी में कोई हर्ज नहीं है। एक थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस अगर रखा जाए 920 के आसपास, तो मुझे लगता है स्टॉक वापस से रेंज के अपर एंड यानी कि 1150-1200 के लेवल्स को छू सकता है। तो इन स्तरों पर हल्की फुल्की गिरावट पे मेरी खरीदारी की राय है और मुझे लगता है 1120, 1125 के लेवल्स यहाँ पर कुछ समय में आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो 1120, 1125 के टारगेट्स आपको तानला प्लेटफॉर्म से आते हुए दिख सकते हैं। आज के लिए इस काउंटर पर रखनी है हमें नजर है हमारी GE-T&D इंडिया। सुमित जी, एक बार जरा इसका चार्ट देख लें। GE-T&D इंडिया पावर ग्रिड से 370 करोड़ रुपए का इन्हें ऑर्डर मिला है। क्या कहती है सर इसकी? जो स्टॉक बढ़िया है, चार्ट्स के ऊपर मोमेंटम दिख रहा है। स्टॉक ने अंदर पिछले 3 से 6 महीने के अंदर तेजी का व्यू ही बना है, तो पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। यहाँ से और ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। कोई भी छोटा मोटा अगर डिप आता है 855, 860 तक, तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। ऊपर में 900 का पहला टारगेट बनेगा और 900 का लेवल टूटने पे 925 तक के लेवल भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। पोजीशंस होल्ड करें, डिप में खरीदारी करें। पोजीशन होल्ड करिए, डिप में खरीदारी करिए, यह है आपके लिए राय। GE-T&D इंडिया ये काउंटर एक्शन में दिख सकता है। टाटा एलेक्सी, यहां पर भी फोकस रहेगा। बंसल जी, इसका चार्ट पुल अप करें, काफी टाइम से इस पर नजर नहीं गई है। इन्होंने एक यूरोपियन कंपनी है, स्पेनिश कंपनी है टेलीफोनिका, उनके साथ क्लाउड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का करार किया है और टेलीकम्युनिकेशन के ऑटोमेशन का भी करार किया गया है। टाटा एलेक्सी, इसकी चार्ट्स पर क्या राय है सर आपकी?
दीपांशु, चार्ट्स इसके नेगेटिव हैं, स्टॉक में नेगेटिव रुझान है, नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला हुआ है, 7640 के ऊपर चल रहा है और यहाँ पे देखें तो 7800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जब तक 7800 के नीचे है, ट्रेडिंग के नजरिए से खरीदारी की राय नहीं है। 7800 के ऊपर निकलेगा दीपांशु, तब एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिलेगा और तब खरीदारी की राय होगी। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा एलेक्सी। आइए, जय ठक्कर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जय, गुड मॉर्निंग, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु एंड सभी को। अनिल जी, कल मैंने एक रिकमेंडेशन दिया था टाटा कंज्यूमर्स पर खरीदारी की, वो तो उसमें तो बने ही रहे। अब आज जो दे रहा हूँ अनिल जी, फिर से एक टाटा ग्रुप का स्टॉक ही है एंड वो है टाटा कॉम। मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी, टाटा कॉम में एक अच्छा अप मूव आपको देखने मिल सकता है। यहाँ पे एक अच्छे कंसोलिडेशन का अनिल जी ब्रेकआउट हमें आते हुए देखने मिला है एंड कल की क्लोजिंग थी लगभग 1909 रुपए 50 पैसे, सो 1910 अप्रोक्सीमेट हम मान सकते हैं स्पॉट लेवल अनिल जी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ऑन द लोअर साइड अनिल जी एक स्टॉप लॉस जो लगाना होगा, दैट कैन बी प्लेस एट 1888। सो 1888 पर एक स्टॉप लॉस लगाए सारे स्पॉट लेवल से। डिस्क्लेमर अनिल जी भी कहूंगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को ये रिकमेंड किया हुआ है। टारगेट्स ऊपर में जो इसके निकल कर आ रहे हैं, दैट कम्स टू 946, ये पहला टारगेट रहेगा, 962 ये दूसरा टारगेट रहेगा। सो 1946 एंड 1962 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे टाटा कॉम को। तो ये है आपके लिए राइट टाटा कॉम पर। अच्छा, बंसल जी भी कुछ विशेष टिप्पणी देना चाहते? जी बंसल जी, बोलिए। अनिल जी, काफी समय से, जब से वो अयोध्या में राम मंदिर का वो है ना इनॉग्रेशन अनिल जी, तब से वो चीज है मेरे दिमाग में, भूल जाता हूँ। अनिल जी, टाटा कम्युनिकेशन का जो जितना भी सीनियर स्टाफ है ना, जिनको ईसॉप मिला हुआ है अनिल जी, सब ना जी बिजनेस देखते हैं और चेक करते रहते हैं कि अनिल जी ने टाटा कॉम तो रिकमेंड नहीं करा। काफी लोगों ने ना नीचे में अनिल जी अपने ईसॉप मतलब कि बेच दिए थे मार्केट के अंदर, और उसके बाद ये काफी चला है, तो लोगों ने उन्होंने चेक करा कि क्या हुआ, तो दे फाउंड आउट कि अनिल सिंघवी जी रिकमेंड कर रहे हैं। तब उन्होंने अनिल जी ईसॉप्स को बेचना छोड़ दिया है और जी बिजनेस पे नजर रखी हुई है फॉर टाटा कम्युनिकेशन। और ये अनिल जी फैक्ट है, मेरी मतलब की कजन भाभी, उनके ब्रदर अनिल जी इज वर्किंग एट सीनियर लेवल, उनसे मैं मिला था, तो वो मतलब कि जी बिजनेस देखते हैं मेरे, कुणाल जी और आपके टाटा कम्युनिकेशन की वजह से। बहुत ही दूर का रिश्ता जो नजदीकी से बताया बंसल जी ने। कजिन ब्रदर के भाभी जी, वेरी गुड। दिस इज हाउ ही मेंटेन्स रिलेशनशिप। कजिन ब्रदर के भाभी के हस्बैंड शायद हो रहा है। हाँ, और आगे तक आगे मैं भूल गया ना, उनके मेरे थोड़ी है। लेकिन जो भी टाटा कम्युनिकेशन के एम्प्लॉयज हैं, उनको मेरी सलाह है कि आप बहुत ही अच्छी कंपनी में काम करते हैं, टॉप क्लास कंपनी है, बढ़िया बिजनेस मॉडल है, मैनेजमेंट शानदार है, ग्रुप का तो कहना ही क्या टाटा का है। सो आप अपने ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा बनाए रखें, ताकि तभी हमारा भी बना रहेगा। आइए करते हैं शुरुआत।